पहला क्वेश्चन सर रहेगा आपसे मेरा। 5 भाई हैं, वो सर्वे कराने के लिए पांचों भाई परेशान हैं, लेकिन एक भाई कागज दाब दिए हैं, 4 भाई परेशान हैं, कैसे सर्वे हो पाएगा? वंशावली को अब सेल्फ अटेस्टेड बना के आपको दे देना है। तो उसका प्रारूप क्या होगा कि सबसे वंशावली आप एक जैसे प्रारूप मैंने बनाया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने दर्शकों को समझाने में काफ़ी सहूलियत होगी आपको। एक वंशावली का ये प्रारूप है, उसके ऊपर जैसे सबसे ऊपर हम वंशावली अगर लिखे हुए हैं, फिर जो भी परेशान हमारा दर्शक जानना चाहते हैं और लोग परेशान भी हैं कि हम मानते हैं पूरे परिवार में हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 कट्ठा ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। हम उस ज़मीन पे घर बनवा लिए हैं, फिर उस ज़मीन के मेरे पास कागजात कैसे हो पाएंगे? इस सर्वे वाला सबूत कर रहे हैं। जितने लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं उनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा है, वो अपने काम आकाज करके बाहर से मूव कर रहे हैं, सीधा घर आ रहे हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा? ये सरकार की। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24। आज संडे है और संडे के स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे बिहार में अभी लगातार जमीन सर्वे का मामला सरगर्मी और लगातार देखने को मिल रहा है। हर एक अंचल कार्यालय में लगातार लोगों को पब्लिकों का भीड़ जमा हो रहा है और अब तक पब्लिक नहीं समझ सके हैं कि जमीन सर्वे क्या है और जमीन सर्वे क्यों हो रहा है और जमीन सर्वे क्यों कराना जरूरी है। इससे में हम खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील आपको बता दें कि रजनीश सेंडिलियन हमारे साथ हैं। बातचीत करने के लिए हम इनसे बात करेंगे और जमीन सर्वे के बारे में जानेंगे कि आखिर जमीन सर्वे है क्या और जमीन सर्वे कितना आसान चीज है और इसको कैसे इसमें हम सक्सेस हो पाएंगे और कैसे हमको ज़्यादा चक्कर अंचल का नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पदाधिकारियों को हमको तेल मारने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हमको पटना हाई कोर्ट के वकील हैं रजनीश जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और वो आसान तरीका बता रहे हैं और क्या है वो आसान तरीका जमीन सर्वे का और कैसे इससे हम निपटेंगे, इसकी एकदम कम समय में अच्छा जानकारी आज संडे की स्पेशल सेगमेंट में बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, बस मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आपको हम सुनवाने जा रहे हैं जमीन सर्वे का पूरा डेटा। तो आप बातचीत करने के लिए सबसे पहले सर मेरे न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों श्रोताओं का काफ़ी हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। सर आप बताएंगे जमीन सर्वे आखिर क्यों हो रहा है बिहार में? आप पूरे लोग परेशान दिख रहे हैं, इसका क्या वजह है और कैसे इससे लोग निपट पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग जब सर्वे की बात शुरू करते हैं तो सर्वे आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है समाज में। समाज में सर्वे की अगर सबसे पहले बात की जाए तो सर्वे मतलब इसका हो गया सीधा आसान भाषा में समझे हम लोग तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द लैंड। किसकी कौन सी जमीन है उसकी पहचान करने के लिए एक सर्वे कराया जाता है जो कि सरकार के द्वारा होती है। हर राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने राज्य में ये कराई जाती है। पहले क्वेश्चन सर रहेगा आपसे मेरा। 5 भाई हैं, वो सर्वे कराने के लिए पांचों भाई परेशान हैं, लेकिन एक भाई कागज दाब दिए हैं, 4 भाई परेशान हैं, कैसे सर्वे हो पाएगा उनका? इसके लिए एक जो पहले बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें भिन्न भिन्न प्रपत्र जारी किए गए हैं, जिसमें कैसे हम लोगों को फॉर्म भरना है, कैसे कौन कौन से कागजात देने हैं, उसका एक तरीका बताया गया है। प्रपत्र 2 है सबसे पहला, जिसमें हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि आपकी कितनी संपत्ति है, कौन कौन सी संपत्ति है, खाता खेसरा, बाकी अपने वंशजों एवं पूर्वजों का सबका डिटेल्स देते हुए। उसके बाद जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, 5 भाई है, पांचों भाई में बंटवारा आज तक नहीं हुआ है, कुछ संपत्ति किसी के कब्जे में है, कागज किसी एक के पास है, दूसरा कागज नहीं देना चाह रहा है। तो उसके लिए जैसे ही जब अभी तो सबसे पहले प्रोग्राम अभी के समय में चल रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सर्वे है क्या, क्यों हो रहा है, क्या इसकी अहमियत क्या है, ये बताने के लिए। लेकिन इसके बाद जैसे ही सर्वे शुरू किया जाएगा, प्रॉपर सर्वे शुरू होगा, तो उसमें जब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप जमा करेंगे, उसमें हर किसी को अपना अपना फॉर्म भर के जमा करना है। जैसे 5 भाई है, पांचों भाई अपना अपना फॉर्म भर के जमा करें, जो शिविर लगेगा अंचल में वहां पे ले जाके जमा करें। उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, जो भी कानूनगो हैं, अमीन हैं या बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, असिस्टेंट बंदोबस्त पदाधिकारी जो अंचल लेवल पे हैं, ये लोग आएंगे। तो उस समय आप उस जमीन के बारे में बताइए कि उस पर कब्जा किसका है, ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन का पहला ऑब्जेक्शन का स्टेज आता है आपका। आम सभा लगेगी, आम सभा में सबके सामने वहां बताया जाएगा कि हाँ ये खाता है, ये खाता खेसरा, इस पे किसका कब्जा है। अगर मान लेते हैं 5 भाई है, अगर एक भाई कह रहा है कि मेरा कब्जा है, दूसरा भाई कह रहा है मेरा भी कब्जा है, उस स्थिति में जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, जो गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, जिस चौहद्दी में जमीन है उसके अगल बगल वाले लोगों से भी पूछा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद इसका निपटारा हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके देखा जाए कि 5 भाई हैं
तो पहला चीज है कि वो पांचों भाई फॉर्म भर के अंचल में जमा कराएंगे, हाँ, फिर वहां से जांच आएगी, हाँ, और जांच के बाद किस पे कब्जा है हाँ, इससे सबसे पूछताछ होगी। हाँ। पंचायत लेवल पर मुखिया, सरपंच, अगल बगल में चौहद्दी के जमीन के अगल बगल के लोगों से, सारे लोग जिसके पक्ष में होगा उसका अब वो लोग अपना डिटेल्स देंगे। अगर किसी को पांचों भाई में जिसको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन वहाँ रेज करेंगे आम सभा में, उसका निपटारा किया जाएगा जो भी वहाँ पदाधिकारी होंगे उन लोगों के द्वारा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के इस पांचों के बीच में एक बिंदु आ रहा है वकील साहब कि इसमें वंशावली की मांग किया जा रहा है। वंशावली फिर कैसे बनवा पाएगा लोग? वंशावली बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वंशावली शुरुआत कहाँ से होगी? प्रपत्र 2 जैसे ही हम भर के जमा करेंगे तो उसके साथ हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या देंगे उसकी 6-7 क्राइटेरिया बनाई हुई है। जहां तक मुख्य रूप से वंशावली की बात की जाए अगर, तो वंशावली के लिए लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं अभी, जिसकी जरूरत नहीं है। वंशावली बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ना आपको परेशान हो रहा है, ना किसी पदाधिकारी का, ना कोर्ट का कहीं चक्कर लगाना है। कैसे बनेगा वंशावली? वंशावली कैसे बनेगा इसके लिए भी कल दिनांक 6 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है बिहार सरकार द्वारा, जिसमें बताया गया है कि वंशावली को अब सेल्फ अटेस्टेड बना के आपको दे देना है। तो उसका प्रारूप क्या होगा कि सबसे वंशावली आप एक जैसे प्रारूप मैंने बनाया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने दर्शकों को समझाने में काफी सहूलियत होगी आपको। एक वंशावली का ये प्रारूप है, उसके ऊपर जैसे सबसे ऊपर हम वंशावली अगर लिखे हुए हैं, फिर जो भी अभी जीवित सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं आपके परिवार में उनका नाम लिखे। माता पिता जो भी हैं वो मर्द हैं या पुरुष है उससे कोई मतलब नहीं है, जो हैं जीवित सबसे बुजुर्ग लोग उनका नाम लिखे। उसके बाद जितने उनके आधा औलाद है, बेटा मान लेते हैं अगर 3 बेटा 2 बेटी है तो इस तरह से लिख दिए, फिर उनके जितने बच्चे लोग हो रहे हैं उन सबके बारे में लिखेंगे। लेकिन इस सबके बाद एक और ब्रेक लग रहा है कि इसमें हम बेटी का नाम क्यों दे, लोग हिचकिचा रहा है, लोग आखिर क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है हम लोगों के समाज के लिए। हम लोग के समाज में एक पहले से ऐसी प्रथा बनी हुई है कि जो भी बहन बेटियां हैं वो अपने माता पिता के संपत्ति में हिस्सा जनरली नहीं लेना चाहती हैं। अपवाद के तौर पे ही कुछ लोग केस मुकदमा लड़के अपना लेती हैं। लेकिन जब आप वंशावली बनाए तो वंशावली में उनका नाम जरूर जोड़े, उससे उनका नाम जोड़ने से आपको कोई नुकसान नहीं है, न ऐसा नहीं है कि आप उनका नाम नहीं जोड़ेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा संपत्ति मिल जाएगी। आप अगर वंशावली में उनका नाम नहीं जोड़ते हैं, अगर मान लेते हैं वो बाहर रहती हैं, बिहार से बाहर है या भारत से बाहर है, आप उनका नाम नहीं जोड़े, उनको कहीं से पता चला कि हाँ सर्वे हो रहा है, उसका ऑब्जेक्शन का इतना से इतना दिन का टाइम है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर देती हैं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी कार्रवाई क्यों हो सकती है? क्योंकि वंशावली एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट में अगर कोई फर्जीवाड़ा करते हैं आप, तो उसके लिए आईपीसी 193 पुरानी वाली आईपीसी के 193 के तहत आपको 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया। इसलिए किसी का नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी अगर हम लोग का ऐसा समाज है कि अपने समाज में अगर कोई भी भाई जाके अपने बहन से या कोई भी अपने फुआ से जाके कहे तो वो वैसे भी अपना हिस्सा छोड़ देती हैं जनरली लोग। हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने माता पिता, सारी लड़कियां अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा खोजती हैं। अच्छा, अभी एक और मामला चल रहा है वकील साहब कि सामने बहुत सारे लोग पहले बखात जमीन को रजिस्ट्री करवा लिए थे, उनकी दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है, अब जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है। अब इस परिस्थिति में जमीन उनके कब्जे में है, तो फिर दाखिल खारिज का क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा उनके लिए? दाखिल खारिज और ये सर्वे दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज है। सर्वे का दाखिल खारिज से कोई लेना देना नहीं। इस सर्वे में ऐसा नहीं है कि आपको सर्वे कराने के दौरान दाखिल खारिज करा लेना जरूरी है। अगर मान लेते हैं पुरानी भी कोई रसीद है आपकी, आज तक अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तब तो वो अलग बात है, लेकिन अगर पुरानी भी रसीद है तो वो भी आप लगा के दे सकते हैं, उसमें करेंट रसीद देने की जरूरत नहीं है। जहां तक बकास्त जमीन और बाकी भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की जमीनें हैं, गैर मजरूआ है, गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, सारे जमीन के लिए अलग अलग उसका शेड्यूल बना हुआ है, उसका नोटिफिकेशन बना हुआ है, तो उसके लिए हम देख लेंगे। और जहां तक बात करें इसके डॉक्यूमेंट के लिए, तो डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई, जैसे अगर खतियानधारी के आप डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं तो खतियान की एक छाया प्रति आपको देनी होगी। उसके साथ अगर कोई आपकी खरीदगी जमीन है तो दस्तावेज की कॉपी देनी होगी, वंशावली बनवानी होगी, वंशावली की एक फोटोकॉपी दे देनी होगी या ओरिजिनल वंशावली दे दें आप। मतलब साफ शब्द में एक चीज और बिंदु लोगों को परेशान, हमारा दर्शक जानना चाहते हैं और लोग परेशान भी हैं कि हम मानते हैं पूरे परिवार में हमारे पास 10 बीघा जमीन है, 10 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, हम उस जमीन पे घर बनवा लिए हैं, फिर उस जमीन के मेरे पास कागजात कैसे हो पाएंगे? इस सर्वे वाला में क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है लोगों को, ताकि अगर जमीन आपके कब्जे में है लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं है, अब कागज नहीं है तो जमीन है तो उसका कुछ ना कुछ कागज तो होगा ही, या तो आपके पास नहीं है तो सरकार के रिकॉर्ड में तो है ही वो।
आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उससे सरकारी पदाधिकारी जो भी वेरिफिकेशन करने आएंगे वो उससे मैच कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उसी के आधार पे आपका खतियान नया खतियान बन जाएगा, नया खाता आपका खुल जाएगा। तो उनके पास तो सरकारी पदाधिकारी के पास आपका डॉक्यूमेंट सारा ऑलरेडी है पहले से। ठीक। तो आप जैसे मान लेते हैं आप 1 कट्ठा जमीन है उस पर आप घर बनाए हुए हैं, तो घर बनाए हुए हैं तो उसका लगान तो देते ही होंगे आप, मकान का रसीद उस कटता ही पीरियड है। में यदि लगान हम नहीं दे रहे हैं, घर में बनवा लिए हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं है, घर मेरा उसी पे है, तो उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो उस परिस्थिति में फिर जब कब्जे की बात आएगी तो कब्जा आपका है ही, ये बात तो सरपंच मुखिया सबके जानकारी में है ही। ठीक। वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे, उस सपोर्ट के आधार पर ये आपका खतियान बनेगा उस जमीन का आपके फेवर में। अगर वहां भी नहीं बनता है तो फिर उसका ऑब्जेक्शन का भी, अपील का भी स्कोप बना हुआ है। जो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनके यहाँ अपील करेंगे, वहां से अच्छा, नहीं ये होता है। पूरे टाइमलाइन कितने दिन को दिया है? बहुत लोग परेशान होकर के बाहर से मूव कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, बहुत लोग बेचैन है कि जितना जल्दी करवा लेंगे नहीं तो मेरा जमीन कुछ और हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये सब टाइमलाइन क्या बनाया गया है इसके लिए? क्या बहुत लोग बाहर से मूव कर रहे हैं? जितने लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं उनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा है, वो अपने काम आकाज करके बाहर से मूव कर रहे हैं, सीधा घर आ रहे हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा? ये सरकार के द्वारा वैसे 1 साल का समय निर्धारण किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 1 साल में प्रक्रिया इतनी आसानी से हो पाएगी। इसमें जहां तक मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इसमें 2 से 3 साल का समय लग सकता है इसको सही ढंग से करने के लिए, क्योंकि पहले भी ये काम 1910 में शुरू हुआ, 14 में कंप्लीट हुआ, प्रकाशन हुआ था जो पहला, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। उसके बाद दूसरा 1960-70 के दशक में शुरू हुआ, उसमें भी जबकि उसमें काफी गड़बड़ियां हुई, वो पूरा नहीं हो सका, लगभग 10 साल चला वो। उसके बाद अभी सर्वे हो रहा है, इतने लंबे टाइम के बाद तो एक सर्वे हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगना तो लाजमी है। जहां तक बाहर रहने वाले लोगों की बात है, जो लोग बाहर हैं उनको घर आने की, इस पर्पस के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है ताकि ऑनलाइन सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया, वेबसाइट बनाया गया है, DLRS करके वेबसाइट है। हाँ, उस पे जाके आप ऑनलाइन सारा अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भरें, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो बाद में ऑब्जेक्शन का भी, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने का भी स्कोप है वहां पे। तो उस माध्यम से सिर्फ इस पर्पस के लिए, सर्वे के लिए आप अपना काम धाम छोड़ के अगर बाहर से यहाँ आना चाहते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बस। तो ये मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील थे रजनीश संडलियान सर, और इनसे बातचीत किए हैं। और विशेष जानकारी, जो जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, उसका रिप्लाई भी मिलेगा। और तब तक देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24।